हेलो स्टूडेंट्स, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट whether or not it requires an object to express a complete thought. There are two types of verb, transitive verb and intransitive verb, sakarmak and akarmak verb. Okay, एग्जाम्पल से हम लोग बात करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब का सबसे पहले एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले छोटी सी डिफिनेशन। ट्रांजिटिव वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक a complete sense of the action being performed by the subject. हिंदी में कहा है प्राय सकर्मक क्रिया के साथ एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन कुछ क्रियाओं के साथ एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन एक खास बात आपको जाननी चाहिए कि कभी भी क्रियाओं के साथ दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, he gave me a book. He gave me a book. There are two objects, me and book. He told us a tale. One object is us and one object is tale. ठीक है, एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में जो ट्रांजिटिव है, अगर उससे हम ऑब्जेक्ट हटा दें तो क्या किसी सेंटेंस का कोई मीनिंग निकलेगा? हम जरा इस चीज को इस एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल दिया, द डॉग चेस्ड। यहां पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, पर क्या इस सेंटेंस का कोई मतलब निकलता है? कुत्ता दौड़ा रहा है, कुत्ता किसी का पीछा कर रहा है, लेकिन वो किसी का, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहां नहीं है, तो क्या है, ये गलत होगा। लेकिन अगर हम वही बात करें, इसको हम जो है इसको हम मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, मैंने कहा द डॉग चेस्ड द कैट। आप एग्जाम्पल में माउस भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, यहां मैंने क्या किया, मैंने यहां एक ऑब्जेक्ट बढ़ाया। अभी इसका क्या सेंस निकल रहा है? कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया, तो इसका मतलब है, और ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। ऑब्जेक्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने दो ऑब्जेक्ट की पिछले एग्जाम्पल में बात की। ही गेव मी अ बुक एंड ही टोल्ड अस अ टेल। ठीक है, हमने यहां बात की, यहां दो ऑब्जेक्ट हैं, मी एंड बुक, यहां अस एंड टेल। लेकिन इसमें एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है। जैसे ही गेव मी अ बुक। आपको भी पता है ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। He told us a tale। यहां पे भी एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें से कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन दोनों में से कोई एक है, कौन सा है? अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो बुक है, ये है, क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस एग्जाम्पल में टेल है
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों है, क्या है, कैसे है, ये जब मैं ऑब्जेक्ट के स्टार्ट करूंगा अलग से लेक्चर, मैं उसमें बताऊंगा। साथ ही साथ जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट है तो ये आपका ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इन सेकंड ऑब्जेक्ट, इन सेकंड एग्जांपल, अस indirect object. Me and us are indirect object. Book and till in both examples are direct object. Intransitive verb, अभी तक हमने ट्रांजिटिव वर्ब देखा, अब intransitive verb. Intransitive verb does not require any object to express a complete thought, complete statement, meaningful statement. मतलब ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट नहीं लगता। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल से पहले एक छोटी सी चीज और हम बता दें आपको, कुछ एक्सेप्शनल वर्ब्स हैं जिनके साथ जो है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का भी रोल प्ले होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिया है, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि यहां पे हमने एक जो है ऑब्जेक्ट दिया है, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। ओके, तो ये क्या है? ये ट्रांजिटिव है। लेकिन मैंने यहां से अगर इसमें से हमने ऑब्जेक्ट हटा दिया, जैसे एक हमने सेम एग्जांपल दिया है, मतलब सेम निकलता है, द ट्रेन स्टॉप्ड, ये इनट्रांजिटिव है। तो यानी ये एग्जांपल ऐसा है, इस टाइप के और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, है ना, पर ये एग्जाम्पल आप ध्यान दो तो ऐसा है, दोनों के मतलब एक निकलते हैं। यानी हम किसी भी वाक्य को, कुछ वाक्यों को, किसी भी वाक्य नहीं, कुछ वाक्यों को हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स दोनों के उसमें लिख सकते हैं। समझ में आ गया? गुड। हमने यहां कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैंने यहां कोई टॉपिक नहीं लिखा है, ये कौन सा टर्म हो सकता है, तो इसको जो है अगर हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द बॉय मेड विजय कैप्टन। मेरी आवाज पे आप ध्यान दीजिएगा। सेकंड, माई पेरेंट्स नेम्ड मी राहुल। The judge found him guilty and at last I consider you honest. अगर आपने मेरी आवाज पे ध्यान दिया होगा तो मैंने कैप्टन वर्ड पे, राहुल वर्ड पे, गिल्टी वर्ड पे और ऑनेस्ट वर्ड पे मैंने ज्यादा जोर दिया है। उसकी वजह है, सबसे पहले हम पहले एग्जाम्पल से समझ लें। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। वैसे तो सारे हमने जो एग्जाम्पल दिए हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब ही हैं, ठीक है। सारे एग्जाम्पल जो सेंटेंसेस है सभी ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा समझ में आएगा आपको। सेकंड, माई पेरेंट्स नेम्ड मी राहुल, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये भी कुछ है। द जज फाउंड हिम गिल्टी, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंसीडर यू ऑनेस्ट। कंसीडर क्या है? वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, ऑनेस्ट क्या है? ये वर्ड क्या है? आपने सुना होगा ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। मैंने ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट यूज किया है। कुछ समझ में आया मैं यहां क्या कहना चाहता हूं? कुछ
क्रियाएं ऐसी भी हैं जिसमें ऑब्जेक्ट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट भी यूज होता है, और ऐसे क्रियाओं को हम फैक्टिटिव वर्ड कहते हैं। यानी फैक्टिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट के साथ साथ जब हम कॉम्प्लीमेंट भी यूज करते हैं किसी ट्रांजिटिव वर्ब, तो उन्हें हम फैक्टिटिव वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने इसीलिए यहां टॉपिक नहीं लिखा था, और इसका टॉपिक होगा ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। वैसे मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा तो ये रिकॉर्ड में रहेगा। ठीक है। सेकंड, कॉग्नेट एंड एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट यानी सिमिलर। हम अगर वर्ब यूज करते हैं तो वर्ब का जो वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब में, तो वो सिमिलर होने चाहिए। जैसे मेरा पहला एग्जांपल है, आई हैव फॉट ए गुड फाइट। आई हैव फॉट ए गुड फाइट, तो देयर इज फॉट, verb, object. If you see, fought, fight, they both look like similar. Second example, Vinny sang a song, sang a song. Similar, isn't it? Third example, he ran a race. Ran race. Isn't it simple? If you see, right? हाँ, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? जब भी जिस भी वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब में अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट सिमिलर हो तो उन्हें क्या कहते हैं? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। यानी जो हम भी ऑब्जेक्ट यूज करते हैं उसे क्या कहेंगे? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। अब आती बारी एडवर्बियल ऑब्जेक्ट में। एडवर्बियल ऑब्जेक्ट में क्या होगा? अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उससे हम किसी चीज को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमें प्लेस, डिस्टेंस या टाइम के टर्म्स को एक्सप्रेस करना है अगर किसी सेंटेंस में, तो वो हमारे एडवर्बियल ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, ही वेंट होम। ही वेंट होम। एडवर्बियल ऑब्जेक्ट यूजुअली इंट्रांजिटिव के साथ यूज हो जाते हैं। आपको तो पता है इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता, बट जब भी हमें किसी प्लेस, डिस्टेंस या टाइम को अगर डिनोट करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, शो करना होता है, दिखाना होता है, तो वो हमारे जो ऑब्जेक्ट उसमें हम यूज करते हैं वो हमारे एडवर्बियल ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। जैसे हम पहले की बात करते हैं, ही वेंट होम, तो यहां हमने क्या एक्सप्रेस किया है? प्लेस। वो घर गया। ठीक है, घर क्या है? एक जगह है। ठीक है, नाउन है ये। हम नाउन को जो है प्लेस के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना? तो नाउन को अगर हम ऑब्जेक्ट की तरह इस तरह यूज करते हैं तो ये एडवर्बियल ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ही swam a mile. ओके, माइल क्या है? डिस्टेंस। यहां हमने दूरी दिखाई है। ठीक है, ये भी एक नाउन है। ठीक है, मोमेंट, आई कांट वेट अ मोमेंट लॉन्गर। ठीक है, यहां मोमेंट क्या है? टाइम। ठीक है, तो यहां हमने टाइम एक्सप्रेस किया। तो ऐसे वाक्य, ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिसमें हम एडवर्ब यूज करें, ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट यूज करें जो कि प्लेस, डिस्टेंस या टाइम को एक्सप्रेस करता हो, तो वो क्या कहलाता है? एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस।
ठीक है। वर्ब का यूज एक्टिव पैसिव वॉइस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिन्नी हेल्प्स गायत्री, ये एक्टिव वॉइस है। बट इसको अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो गायत्री इज हेल्प बाय बिन्नी, ये होगा पैसिव। क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में बिन्नी हेल्प्स गायत्री, बिन्नी गायत्री की हेल्प करती है। यहां है गायत्री की हेल्प बिन्नी द्वारा की गई, ठीक है। ये एक्टिव है, ये पैसिव है, आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे जो सबसे खास चीज है वो ये है कि ये है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम यहां ध्यान दें तो यहां इस कंप्लीट सेंटेंस को सब्जेक्ट डोमिनेट कर रहा है। बिन्नी हेल्प्स गायत्री, सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट डोमिनेट करे वो हमेशा एक्टिव वॉइस होती है, ठीक है। और जब हम उसे पैसिव में चेंज करते हैं, इफ यू सी गायत्री ऑब्जेक्ट, वर्ब, बट बिन्नी सब्जेक्ट। यहां कौन डोमिनेट कर रहा है? होल सेंटेंस को ऑब्जेक्ट डोमिनेट कर रहा है, तो इसलिए क्या है? पैसिव वॉइस है। वैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस का होल चैप्टर है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका एक होल चैप्टर रेडी करके मैं एक वीडियो डालूं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों का इतना अच्छा ज्ञान दे रहा हूं, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। अब आती बारी फ्रेजल वर्ब की, ठीक है। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? अभी तक हमने देखा कि हम यूज करते हैं क्या? वर्ब यूज करते हैं, लेकिन जब भी हम वर्ब के साथ साथ एडवर्ब यूज करें, वर्ब के साथ साथ एडवर्ब यूज करें तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो यहां हम आपको दिखाएंगे कि जैसे अगर कोई इनट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस है तो उससे हम एक्टिव और पैसिव में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। पैसिव में आपको पता है कि पैसिव में ऑब्जेक्ट डोमिनेट करता है, ठीक है। लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब में तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो हम वहां क्या करते हैं? वर्ब के साथ एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उनका हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये पहला एग्जांपल दे रहा हूं, ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम। तो यहां हमने देखो एक एडवर्ब यूज किया है, ठीक है। तो ये एक्टिव है। अगर मुझे इसे पैसिव में चेंज करना है तो ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड, पैसिव। सेकेंड एग्जाम्पल, ही गेव अप स्मोकिंग, एक्टिव। स्मोकिंग वॉज गिवन अप बाय हिम, पैसिव। समझ में आ गया? मैंने अगर जो है किसी भी वर्ब में अगर एडवर्ब जोड़ा जाता है तो उनके मतलब भी बदल जाते हैं। जैसे अगर हम यहां बात करें लाफ्ड एट, तो जो लाफ है, लाफ का मतलब होता है हंसना, लेकिन जब बारी आती है, जब हम ये लिखते हैं लाफ्ड एट, तो उसका मतलब बदल जाता है हंसी उड़ाना या मजाक करना। सेम एज गिव अप, सिंपल सा वर्ड है गिव, गिव की ये सेकंड फॉर्म है गिव। गिव मतलब देना, लेकिन अगर हम गिव के आगे अप लगाते हैं तो क्या हो जाता है? गिव अप, यानी हारना, छोड़ना, त्यागना, यानी पूरा मतलब ही बदल जाता है ना। आगे बढ़े। देखो मैंने यहां एक सिंपल सा एग्जांपल भी दिया था कि लाफ का मतलब तो हंसना होता है, लेकिन जो है बट एट लाफ हंसी उड़ाना, गिव देना, बट गिव अप छोड़ना या त्यागना। एक एग्जांपल मैंने और भी दिया है, ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना, बट ब्रिंग अप
देखभाल करना, पालन पोषण करना। तो यानी मेरे कहने का मतलब है कि जब भी वर्ब के साथ, जब भी फ्रेजल वर्ब का मतलब ही अलग निकलता है अगर कोई सिमिलर वर्ब से अगर फ्रेजल वर्ब बना है। देयर आर सम सेंटेंस हु साउंड्स बेटर इन पैसिव वॉइसेस। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो एक्टिव में अच्छे नहीं लगते हैं, पैसिव में ज्यादा अच्छे लगते हैं। यानी उनको अगर हम सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस को देखें उतना अच्छा नहीं लगता जितना ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द थीफ वॉज कॉट। यहां पे आप देख लो, अगर आप ध्यान दो, यहां नो सब्जेक्ट, लेकिन अगर यहां कोई सब्जेक्ट होता, द थीफ वॉज कॉट बाई पुलिस, तो वो भी सही होता। चोर पकड़ा गया, पुलिस द्वारा पकड़ा गया, बाई पीपल कह लो पकड़ा गया, है ना। लेकिन अगर मैं ये कहता द पुलिस कॉट द थीफ, तो वो उतना अच्छा साउंड नहीं करता जितना इस समय साउंड कर रहा है द थीफ वॉज कॉट। चोर पकड़ा गया, कहीं क्या हुआ, कहीं चोर पकड़ा गया। ये नहीं कहता कोई कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, नहीं, ये ज्यादा अच्छा लगता सुनने में। जैसा कि सेकंड एग्जांपल, द होम वॉज डिस्ट्रॉयड, घर टूट गया। ठीक है, किससे टूटा, क्या टूटा, कोई मतलब नहीं है। यहां भी सब्जेक्ट नहीं है, नो सब्जेक्ट। पर अगर हम सब्जेक्ट यूज करते हैं तो हम कहते हैं, सिंपल एक किसी का हम नाम लेते हैं, जैसे राम डिस्ट्रॉयड द हाउस, राम ने घर तोड़ दिया। ठीक है, तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। राम डिस्ट्रॉयड द हाउस और द हाउस वाज डिस्ट्रॉयड, यू डिसाइड एक्टिव वाज बेटर, एक्टिव इज बेटर और पैसिव। ओके, अनदर एग्जांपल, द किंग वाज किल्ड। यहां मैं लिख सकता था किंग वाज किल्ड बाय हिज एनिमी, मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये ज्यादा साउंड बेटर कर रहा है। ऑब्जेक्ट की यहां, वो सब्जेक्ट की यहां जरूरत ही नहीं है मुझे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें लिखता कि हिज ही किल्ड द किंग, वो उतना अच्छा नहीं लगता। यहां द किंग वाज किल्ड ज्यादा साउंड बेटर कर रहा है। ठीक है, सेम एज द बुक वाज लॉस्ट इन फेयर। समझ में आ गया सबको? ठीक है, मोस्टली वर्ब्स आर यूज्ड इन 3 फॉर्म्स। ये भी हमने कहा थोड़ा सा बता दें आप लोगों को, क्योंकि आगे चल के जब टेंसेज पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा, है ना। प्रेजेंट टेंस फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, फ्यूचर टेंस फॉर्म। इनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट को, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर को। ठीक है, एक चौथा भी होता है, फोर्थ जो है फॉर्म होता है, वो होता है आईएनजी फॉर्म। जब भी हम कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, कोई वर्क है वो कंटिन्यू चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनके लिए जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं। तो वो जब जरूरत पड़ती है उसकी, तभी ये आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। समझ में आ गया? चैप्टर का लास्ट टर्म है और इंटरेस्टिंग टर्म है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन आर यूज्ड टू लिंक नाउन, प्रोनाउन एंड फ्रेज टू अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। ठीक, ये यूज किया जाता है, एक लिंक दिया जाता है, जो भी अदर जो है हमारे उपवाक्य समझ लें आप, या कुछ भी कह लें, जैसे कोई सेंटेंस है उनको लिंक करने के लिए हमें प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। जो हिंदी वाले हैं उनको समझ में आ गया होगा जो मैंने कहा है। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ये क्या है? प्रीपोजिशन। एक मिनट, प्रीपोजिशन। ठीक है, द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल। ओके, दिस बुक इज फॉर यू, व्हाट आर यू लुकिंग एट। प्रीपोजिशन जो है सेंटेंस के लास्ट में भी यूज होता है। आगे इसमें बहुत सारे क्लॉज हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको समझना है। प्रीपोजिशन पे भी एक 30 मिनट का लेक्चर मैं आगे दूंगा जो है, और यहीं पे हमारा सेशन ओवर होता है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ।
और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, साथ में कमेंट भी करो क्या अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा लगा, कोई भी चीज़ समझनी हो वो सारी चीज़ें आप लोग जो है हमारे साथ शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को आखिरी तक देखना, बीच में मिस मत करना, ठीक है। ये आगे चल के आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में फ़ायदा देगा, इन फ्यूचर आपको फ़ायदा देगा। अगर आप अभी 9th-10th में हैं और अगर आप इसे देख रहे हैं, है ना, तो ये आगे आपके 11th 12th BSc BA अगर आप इंग्लिश से करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा ही देगा, प्रॉफिट देगा, ठीक है।